हेलो बच्चों। हम लोग पिछली क्लास में डेल टीवी बराबर केवी इंटू एम पढ़े थे, है ना। तो हम लोग देख रहे थे कि अगर किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो हम लोग कैसे निकालते हैं। तो किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए हम लोग डेल टीवी बराबर केवी इंटू एम करते थे, है ना। जहां ए क्या होता था बच्चों, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। केवी क्या होता था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। और एम क्या होता था, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये डेल टीवी होता था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये जो होता है वो डिफरेंस होता है सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट का, बताए थे। और केवी का वैल्यू बताए थे कि वैल्यू ऑफ केवी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। और हम ये भी बताए थे कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए केवी का वैल्यू अलग अलग होता है, ठीक है। वाटर के लिए अलग होगा, बेंजीन के लिए अलग होगा, और हम बताए थे ये एक्सपेरिमेंटल टर्म होता है, ठीक है। लेकिन देखो तो बच्चों, अगर मान लेते हैं कहीं कहीं क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको केवी गिवन नहीं होगा, है ना। आपको दिया रहे अगर कहीं पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर बोलता कि इफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन, इफ लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन गिवन इन ग्राम, तो अगर कहीं पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर ग्राम में दिया हुआ है तो हम लोग केवी बराबर लिख सकते हैं आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू एलवी। एक्सपेरिमेंटल फार्मूला होता है ना। और आपको इस फार्मूले में पता होना चाहिए क्या क्या होता है। तो टी होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन, आर तो गैस कांस्टेंट होता है, और इसका वैल्यू जूल में भी हो सकता है और कैलोरी में भी हो सकता है। तो 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, है ना। और एलवी क्या हो सकता है, होता है तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर ग्राम, है ना। और केवी का वैल्यू क्या है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर कहीं पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर पर ग्राम दिया हो, है ना, और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट दिया हो, अगर आपको केवी निकालना हो, ठीक है, तो हम इस फार्मूला को पुट करके हम केवी निकाल सकते हैं। ऐसा बहुत कम क्वेश्चन रहेगा, लेकिन एक आध क्वेश्चन अगर ऐसा रहे तो हम लोग को कर लेना है। अगर कहीं पे एक और हम लोग फार्मूला लिखते हैं, है ना, कि अगर कहीं पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर कहीं पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल गिवन हो, है ना। तो अगर कहीं पे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन अगर पर मोल गिवन हो तो हम लोग फार्मूला लिखते हैं केवी बराबर आर टी स्क्वायर एम आर टी स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू, ऐसा कहीं मिलेगा। तो जहां पे एम क्या है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, एम क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। आर क्या है, वही गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, है ना। टी क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन पर मोल, है ना। तो अगर कहीं पे केवी का वैल्यू ना देकर अगर कहीं पे क्वेश्चन में लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दिया हो तो हम लोग इससे हम लोग केवी का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। लिखो तो इसको हम लोग क्वेश्चन भी कर लेंगे।
ठीक है बच्चों, है ना। तो आपको क्वेश्चन में सारा गिवन रहेगा और आपको के भी निकालना होगा तो हम लोग निकाल लेंगे, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है, तो हम लोग पहले फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन किए थे, है ना। तो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या पढ़े थे कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वही टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। हम लोग पढ़े थे कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इक्वल हो जाए, तो वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है क्या, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to temperature at which vapor pressure of liquid is equal to vapor pressure of solid, मतलब जो आइस बनेगा इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। देखो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या बताए, तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बताए कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है ना। मतलब वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। मतलब जब लिक्विड फ्रीज होता है तो क्या बनता है, आइस। तो जब लिक्विड का वेपर प्रेशर जब उसको कंडेंस करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स क्लोज आएंगे तो घटेंगे। तो मॉलिक्यूल जब क्लोज आएंगे तो उस मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी घटेंगे, और उस मॉलिक्यूल्स का जब काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो उसका वेपर प्रेशर भी रिड्यूस होगा, है ना। तो रिड्यूस होते होते मान लेते हैं कि वाटर फ्रीज होकर आइस बन रहा है, तो जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो वही टेम्परेचर उस लिक्विड का क्या कहलाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, है ना। कभी कभी ऐसा भी हम लोग बोलते हैं कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फर्स्ट टाइम आइस बनता हो, मतलब वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड फर्स्ट टाइम आइस एपियर होता है, हम उस टेम्परेचर को भी हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, है ना। चलिए इसको लिख लीजिए। तो अब हम बात करेंगे कि फैक्टर अफेक्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो फ्रीजिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाला फैक्टर, ठीक है। तो अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट को प्रभावित करने वाला फैक्टर लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। तो जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो लिखते हैं कि when non-volatile solute added in when non-volatile solute added in solvent, then intermolecular force of attraction increases, and freezing point decreases, है ना।
देखो क्या कहता है, कहता है कि वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का, वैसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए तो वो टेम्परेचर उस लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो बोलता है इसको प्रभावित करने वाला फैक्टर, जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट में पढ़े थे, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या पढ़े थे बच्चों कि जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, और जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। नाम से ही पता चल रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करके जब आप सॉल्यूशन बनाओगे, डिप्रेशन से नाम से ही पता चल रहा है घटेगा। मतलब यहां पे जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करके जब आप सॉल्यूशन बनाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा, और जितना से घटेगा वही आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। जितना से घटेगा वही आपका क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना। तो अगर हम लिखेंगे, अगर हमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को अगर डिफाइन करना होगा तो इसको हम लोग डेल टीएफ से कहते हैं। तो क्या हो रहा है कि मान लेते हैं सॉल्वेंट है ना, तो मान लेते हैं सॉल्वेंट है, और जैसे हम इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाए, तो जैसे हम इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन बनाए, क्या बन गया, सॉल्यूशन, है ना। तो मान लेते हैं कि सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ रहा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मान लेते हैं टी नॉट एफ रहा होगा, है ना, और इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ रहा होगा, है ना। तो जब हम सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को ऐड किए हैं, तो जब हम सॉल्वेंट में अगर हम सॉल्यूट को ऐड किए हैं, मतलब सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को ऐड करके सॉल्यूशन बना लिए हैं, तो उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम होगा, है ना। तो हम लिखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब इट इज द डिफरेंस बिटवीन freezing point of solvent, it is the difference between freezing point of solvent and freezing point of solution, it is the difference between freezing point of solvent and freezing point of solution, it's called depression in freezing point, is called depression in freezing पॉइंट। मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब टी नॉट एफ माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी एफ। तब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक डिफरेंस है सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट का और सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का। देखो तो अगर हम बात करें कि राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, राउल्ट्स लॉ ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। बोलता है राउल्ट्स के अनुसार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। राउल्ट्स के अनुसार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा वो मोललिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। वही जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट था सेम चीज है ना। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, और इस कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं मोलल डिप्रेशन
कांस्टेंट, या इसको कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हम लोग कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना। तो डेल्टा एफ बराबर क्या होगा, के एफ इंटू एम। तो एम को आप क्या लिख सकते हो, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। है ना बच्चों, लिख लिए, है ना। तो सेम जैसे बॉइलिंग पॉइंट में था वही है ना। वहां पे सिर्फ क्या था कि मोलर एलिवेशन कांस्टेंट था, यहाँ पे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। वहां पे क्या होता था, जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाते थे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, बस यही अंतर है। जब हम लोग सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाकर, है ना, जब हम लोग सॉल्वेंट में सॉल्यूट को मिलाकर सॉल्यूशन तैयार करते थे तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता था, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जितना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा वो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा, और जितना से फ्रीजिंग पॉइंट घटेगा वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। जैसे मान लेते अगर कहीं पे ऐसा रहता कि अगर सॉल्यूट का वेट ए ग्राम है, सॉल्वेंट का वेट बी ग्राम है ना। तो सॉल्यूट का वेट ए ग्राम है और सॉल्वेंट का वेट बी ग्राम है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े बच्चों, तो डेल्टा एफ बराबर के एफ इंटू एम, है ना। तो डेल्टा एफ बराबर के एफ इंटू एम, तो के एफ मोलालिटी क्या हो जाएगा, तो हम लोग पढ़े मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डेल्टा एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ, तो सॉल्यूट का मोल क्या हो जाएगा, ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो बी बाई 1000, है ना। तो डेल्टा एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ इंटू ए बाई एम डब्ल्यू इंटू 1000 बटा बी, है ना। तो जहां पे ए क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, है ना, बी क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, एम डब्ल्यू इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना। आप लोग पढ़े हो मोलालिटी, जिसको निकालने आता है चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा जी, हम पहले ही बोले थे। अगर मोलालिटी नहीं आता है तो जाके मोलालिटी निकालने के लिए सीखो। है ना बच्चों। देखो तो हम लोग अगर हम बात करें, जैसे हम वहां पे केबी को डिफाइन किए थे, है ना, तो उसी प्रकार से अगर हम लोग केएफ को डिफाइन करें, तो अगर हम लोग केएफ को डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। अगर हम लोग मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को अगर हम डिफाइन करें तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज द केएफ। हम लोग देखो तो क्या पढ़े, डेल्टा एफ बराबर केएफ इंटू एम, है ना। तो डेल्टा एफ बराबर केएफ इंटू एम, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इफ एम का वैल्यू 1 है ना, तो अगर हम एम 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, डेल्टा एफ केएफ के इक्वल, है ना। इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एट यूनिट मोलालिटी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एट यूनिट मोलालिटी is called depression in freezing point at unit molality is called molar depression constant, है ना। हम बताए थे वहां पर भी कि यूनिट मोलालिटी पे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता था वो उसके हम लोग क्या कहते थे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ पे क्या होगा, यूनिट मोलालिटी पे जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो देखो तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चा,
तो हम लोग क्या पढ़ें कि डेल टी एफ बराबर क्या होता है, के एफ इंटू एम, है ना। तो के एफ बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल टी एफ बाई एम। तो फिर से देखो डेल टी एफ क्या है, टेम्परेचर है ना। मतलब ये फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, तो फ्रीजिंग पॉइंट एक सर्टेन टेम्परेचर है, मतलब किसी खास टेम्परेचर पे लिक्विड के वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। मतलब दो फ्रीजिंग पॉइंट का डिफरेंस मतलब दो टेम्परेचर का डिफरेंस, और जहां पे दो टेम्परेचर का डिफरेंस हो वहां पे यूनिट या तो डिग्री सेल्सियस हो सकता है या तो केल्विन हो सकता है। एक क्या है, मोलालिटी। तो मोलालिटी का यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल या केल्विन केजी पर मोल, सब कुछ वही है मेरे भाई, कुछ भी नया नहीं है ना। वहां पे सिर्फ क्या होता था, केबी, यहाँ पे क्या है, केएफ। वहां पे हम लोग क्या कहते थे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, है ना। लिखो, लिख लिए बच्चों। वही बात, के एफ का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होगा, है ना। मतलब वैल्यू ऑफ के एफ डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ के एफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वैल्यू ऑफ के एफ डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। इट डू नॉट डिपेंड ऑन द it do not depend on the nature of solute। बोलता है के एफ का वैल्यू सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ये सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड। से मान लेते हैं कि हम वाटर में यूरिया मिलाकर सॉल्यूशन बनाए, है ना। तो अगर हम वाटर में अगर हम यूरिया मिलाकर सॉल्यूशन तैयार किए तो भी हमारा वही होगा, और अगर हम वाटर में ग्लूकोज को मिलाकर तैयार किए तो भी हमारा के एफ का वैल्यू वही होगा, है ना। अगर हम वाटर में यूरिया को मिलाकर सॉल्यूशन तैयार करें तो भी हमारा के एफ का वैल्यू वही होगा, अगर हम वाटर में ग्लूकोज को मिलाकर सॉल्यूशन तैयार किए तो भी हमारा के एफ का वैल्यू वही होगा। मतलब ये जो के एफ का वैल्यू है वो जब तक सॉल्वेंट नहीं बदलेगा वो नहीं बदलेगा, और डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए के एफ का वैल्यू फिक्स होगा। जैसे मान लेते हैं वाटर का वैल्यू दिया रहेगा, के एफ फॉर वाटर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, अरे क्वेश्चन में गिवन होगा 1.866 केल्विन केजी पर मोल, है ना। मतलब जो भी होगा वो क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये जो केएफ का वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे हम लोग वहां पढ़े थे वैसे ही यहाँ पे सेम है ना। अगर हम यहाँ पे चाहें तो हम लोग ग्राफ देख सकते हैं। हम लोग डेल टी एफ बराबर क्या पढ़े बच्चों, तो के एफ इंटू एम, है ना। तो अगर हम लोग डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम पढ़े तो डेल टी एफ बराबर, तो उसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन बराबर के एफ इंटू एम। तो ये मोलालिटी बदलेगा तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बदलेगा। ये तो देखो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है, और जो भी सॉल्वेंट रहेंगे उनका तो फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स होगा, है ना। मतलब ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बदलेगा तो इसको हम एक साइड कर लेते हैं, तो के एफ एम माइनस टी नॉट एफ। तो टी एफ बराबर क्या हो जाएगा, के एफ एम को माइनस को इधर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस टी नॉट एफ, है ना। तो किसको फॉलो कर रहा है, तो y बराबर माइनस एम एक्स प्लस सी को। तो क्या हो गया यहाँ पे, दिस इज अ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, मोलालिटी इंटरसेप्ट टी नॉट एफ, है ना। स्लोप कहाँ आएगा, नीचे, तो स्लोप बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर माइनस के एफ, है ना। मतलब ये जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो मोलालिटी पे डिपेंड करेगा, और मोलालिटी कब बदलेगा, जब मोल बदलेगा, है ना। तो मतलब जैसे जैसे आप सॉल्यूट के मोल को ऐड करोगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता जाएगा। लिख लिए बच्चों।
देखो तो कहीं पे ऐसा रहता कि एक सॉल्यूशन है जो 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम यूरिया को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। 100 ग्राम वाटर में 2 ग्राम यूरिया को मिलाकर बनाया गया। बोलता है केएफ फॉर वाटर 1.86 डिग्री सेल्सियस या केल्विन केजी पर मोल है, ठीक है। तो बोलता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो तो इस सॉल्यूशन किससे किससे मिलकर बना है, तो 100 ग्राम वाटर और 2 ग्राम यूरिया को मिलाने से बना है, ठीक है। तो अगर इस सॉल्यूशन 100 ग्राम वाटर और 2 ग्राम यूरिया को मिलाने से बना है, मतलब इस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कौन है, तो सॉल्वेंट वाटर है, और सॉल्यूट कौन है, तो सॉल्यूट हमारा यूरिया है, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें 100 ग्राम वाटर और 2 ग्राम यूरिया को मिलाने से बना है, तो 100 ग्राम वाटर और 2 ग्राम यूरिया को मिलाने से बना है, तो इसमें सॉल्वेंट कौन है बच्चा, तो वाटर है, और सॉल्यूट कौन है, यूरिया है, ठीक है। और बोलता है कि इसका केएफ का वैल्यू 1.86 है, तो बोलता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। देखो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, तो डेल टी एफ क्या हो जाएगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर, तो ये टी नॉट एफ क्या है, तो वाटर। तो अगर वाटर का ना भी फ्रीजिंग पॉइंट दिया रहे तो हम लोग जानते हैं डिग्री सेल्सियस में भी और केल्विन में भी, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिग्री सेल्सियस में क्या पढ़े, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 0 माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, के एफ 1.86, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 2/60 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 100/1000, है ना। बहुत इजी चैप्टर है भाई, बशर्ते आपको मोलालिटी वगैरह निकालने आता है, बहुत इजी चैप्टर है। देखो तो हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि ए सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम, a solution of 1.25 gram of a certain non-volatile substance, in 20 gram water, freezing at 271.94 Kelvin. Calculate the molecular mass of solute. Calculate the molecular mass of solute, है ना। If Kf equal to 1.86 Kelvin kg per mole, है ना, ठीक है। देखो तो बच्चों क्या कहता है, बोलता है सॉल्यूशन ऑफ 1.25 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सर्टेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, है ना, इन 20 ग्राम वाटर, ठीक है। बोलता है कि इस 20 ग्राम वाटर में 20 ग्राम वाटर में 20 ग्राम वाटर में क्या, तो 1.25 ग्राम एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया है, 1.25 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड किया गया है, ठीक है। तो बोलता है कि जब इसको ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन कितना पे फ्रीज कर रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इसको ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बना उसका फ्रीजिंग कितना पे फ्रीज कर रहा है, तो 271.94 केल्विन पे, ठीक है। मतलब एक सॉल्यूशन है जो 20 ग्राम वाटर और 1.25 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाने से बना है, और इसको जब हम ऐड करते हैं तो सॉल्यूशन 271.94 पे फ्रीज कर रहा है, मतलब इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271.94 केल्विन है, ठीक है।
तो बोलता है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट बताओ। तो देखो तो बच्चों हम लोग क्या पढ़े हैं, तो डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, है ना। तो डेल टी एफ क्या है, दिस इज द टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर के एफ का वैल्यू 1.86 इज द मोलालिटी, तो मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, है ना। तो सॉल्वेंट का वेट कितना दे रखा है 20/18। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट देखो यहाँ केल्विन में दे रखा है, तो केल्विन में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बदलोगे तो 273 होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273 केल्विन माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट 271.94, 1.86 इंटू 1.25 अपॉन एक्स इंटू 18/20, है ना। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए इसको। अगर हम सेकंड क्वेश्चन लिखें, है ना, क्या लिखें, बोलता है कि ऑन डिजॉल्विंग 0.25 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, 0.25 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट on dissolving 0.25 gram of non-volatile solute in 30 milliliter बेंजीन, जिसका डेंसिटी 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर गिवन है ना। बोलता है इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज बाई, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज बाई, इट्स फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज बाई 0.40 डिग्री सेल्सियस, है ना। बोलता है कैलकुलेट द molecular mass of non-volatile substance, molecular mass of non-volatile substance, ठीक है। जबकि KF का वैल्यू है 5.12 केल्विन केजी पर मोल, है ना। देखो तो बचवा कह रहा है कि ऑन डिजॉल्विंग 0.25 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन 30 मिलीलीटर बेंजीन। देखो हम जानकर इस क्वेश्चन को लिखे हैं, अभी तक जितने भी सॉल्यूट होते थे उसको हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम पहला क्वेश्चन लिखे हैं जहां पे हम लोग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को बेंजीन सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर रहे हैं। हम क्या बताएं बच्चा कि जैसे तुम्हारा सॉल्वेंट बदलेगा तुम्हारा केएफ का वैल्यू बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो केएफ का वैल्यू है वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो पिछले क्लास में हम पिछले क्वेश्चंस में हम देखे थे कि वहां पे जो हमारे सॉल्वेंट थे वो वाटर थे, हम लोग वाटर में डिजॉल्व कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम किस में डिजॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो बेंजीन में डिजॉल्व कर रहे हैं, है ना। बोलता है 30 मिलीलीटर बेंजीन है, तो 30 मिलीलीटर बेंजीन है और उस बेंजीन की जो डेंसिटी है, उस बेंजीन की जो डेंसिटी है वो 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर, है ना। अगर हम बेंजीन की अगर हम वेट निकाल लें तो वेट ऑफ बेंजीन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन मिलीलीटर इन डेंसिटी, तो वॉल्यूम इन मिलीलीटर गिवन है इनटू डेंसिटी, तो 0.8 ग्राम पर मिलीलीटर, मिलीलीटर से मिलीलीटर गया 10 से 10, तो 8 दिया 24 ग्राम, है ना। मतलब इस बेंजीन का वेट जो है वो 24 ग्राम है। बोलता है इस 24 ग्राम बेंजीन में तो 0.25 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करता है, 0.25 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को ऐड करता है, ठीक है। तो बोलता है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज वाई, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेज वाई, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट घट जा रहा है, कितना से घट जा रहा है, तो 0.40 डिग्री सेल्सियस से। देखो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के केस में पढ़े थे, है ना। तो बोले थे कि जब आप सॉल्वेंट में जब आप सॉल्यूट को ऐड करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जितना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है
तो दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना। जब आप सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जितना से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा उसे हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जितना से फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा उसे हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। तो कितना से घट जा रहा है बच्चों, मतलब वही हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है 0.40 डिग्री सेल्सियस, है ना। और देखो जैसे सॉल्वेंट बदला हमारा केएफ का वैल्यू बदल गया। जब वाटर था तो केएफ का वैल्यू कितना था 1.86 केल्विन केजी पर मोल। लेकिन जैसे यहाँ पे बेंजीन आया तो केएफ का वैल्यू बदल गया। मतलब ये जो केएफ का वैल्यू है वो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड कर रहा है। बोलो तो आप क्या लिखोगे, तो डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू एम। कितना से फ्रीजिंग पॉइंट घट गया 0.40, केएफ का वैल्यू 5.12, मोलालिटी तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट 0.25 अपॉन एक्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो सॉल्वेंट का वेट 24 अपॉन 1000, है ना। यहां से हम एक्स निकाल सकते हैं। बोलो बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है, हम जानकर एक क्वेश्चन लिखे हैं। तो पिछले जो क्वेश्चंस थे उसमें सॉल्वेंट हमारा वाटर था, तो वाटर के लिए केएफ का वैल्यू अलग हुआ। लेकिन इस क्वेश्चंस में हमारे जो सॉल्वेंट है वो बेंजीन है, और तो बेंजीन के लिए केएफ का वैल्यू अलग होगा, क्योंकि सॉल्वेंट बदलने से केएफ का वैल्यू चेंज कर जाएगा। लिखो इसको। लिख लिए बच्चों। हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। कह रहा है 2 एलिमेंट्स A and B form compound having molecular formula AB2 and AB4 when dissolving 20 gram when dissolving in 20 gram of benzene, 20 gram of benzene, 1 gram of AB2, 1 gram of AB2 lowers the freezing point by 2.3 degree Celsius, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 डिग्री सेल्सियस, है ना। बोलता है KF for benzene is 5.1। तो बोलता है कि कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A and B। कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ A and B, है ना। देखो तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा लिखो तो तुम लोग, है ना। देखो तो क्या कह रहा है, कि 2 एलिमेंट्स A and B फॉर्म कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला AB2 एंड AB4, है ना। बोलता है 2 एलिमेंट है जो आपस में मिलकर 2 कंपाउंड बना रहे हैं, है ना। एक कंपाउंड AB2 बना रहा है, दूसरा कंपाउंड AB4 बना रहा है, ठीक है।
तो बोलता है व्हेन डिजॉल्विंग इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, है ना, बोलता है दो एलिमेंट आपस में मिलकर दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक कंपाउंड AB2 बना रहा है, दूसरा AB4 बना रहा है, ठीक है। बोलता है कि व्हेन डिजॉल्विंग इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, जब 20 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है कि जब 20 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व कर रहा है 1 ग्राम AB2, 20 ग्राम बेंजीन में डिजॉल्व कर रहा है 1 ग्राम AB2, तो लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट y 2.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बोलता है फ्रीजिंग पॉइंट कितना से घट जा रहा है, 2.3 डिग्री सेल्सियस से। दूसरा क्या बोल रहा है कि जब 1 ग्राम AB4 डिजॉल्व कर रहा है, तो 20 ग्राम बेंजीन में जब 1 ग्राम AB4 डिजॉल्व कर रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना से घट जा रहा है 2.3 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो बोल रहा है सॉरी 1.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बोलता है कि ए और बी का एटॉमिक वेट बताओ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब हम 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 को डिजॉल्व करेंगे, तो जब हम 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB2 को डिजॉल्व करेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 डिग्री सेल्सियस से घट जाएगा। और जब हम 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB4 को डिजॉल्व कर रहे हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट 1.3 डिग्री सेल्सियस से घट जा रहा है, ठीक है। बोलता है ए और बी का एटॉमिक मास बताओ। तो देखो, तो अगर ए और बी का एटॉमिक मास मानेंगे तो एक यहाँ पे वेरिएबल, एक यहाँ पे वेरिएबल, एक यहाँ पे वेरिएबल, एक यहाँ, मतलब 4 वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक 2 वेरिएबल यहाँ, 2 वेरिएबल यहाँ। तो हम क्या करते हैं ना, अभी हम सीधे इसका मॉलिक्यूलर वेट मान लेते हैं, फिर बाद में हम लोग एटॉमिक वेट निकाल लेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन को लिख लो। तो मान लेते हैं कि लेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2 इज X और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB4 इज Y, ठीक है। तो बोलता है 20 ग्राम बेंजीन में जब 1 ग्राम AB2 को डिजॉल्व किए तो फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 डिग्री सेल्सियस से घट गया। तो जितना से फ्रीजिंग पॉइंट घटा, भाई तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कहलाया, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, तो 2.3 डिग्री सेल्सियस। तो डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, है ना। तो डेल टी एफ इज द 2.3, तो के एफ का वैल्यू कितना दे रखा है 5.1, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, तो 1 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी अपॉन 20 अपॉन 1000, तो 2.3 बराबर 5.1 इंटू 1 बटा एक्स इंटू 1000 बटा 20, तो यहां से x आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है, तो इस 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB4 को डिजॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, तो डेल टी एफ कितना है 1.3 बराबर के एफ का वैल्यू 5.1, मोलालिटी 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट y इंटू 1000 अपॉन 20, है ना। तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा। तो देखो तो बच्चों, तो हम लोग जो x निकाले हैं तो वो क्या निकाले हैं, तो x इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2। तो x इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB2 का मतलब क्या लिख सकते हो, एटॉमिक वेट ऑफ A, इसको A मान लो, +2 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ B, एन मॉलिक्यूलर वेट लिखते हैं, इसको B मान लो। तो x बराबर क्या लिख सकते हो, A प्लस 2B, एक इक्वेशन यहां से, और x यहां से हम निकाल चुके हैं। A को एटॉमिक वेट माने, B का एटॉमिक वेट माने हैं। हमने y क्या माना है, तो हमने y माना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB4। y क्या माना है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB4, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AB4 का मतलब क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ A +4 इंटू एटॉमिक वेट ऑफ B, है ना। तो y बराबर एटॉमिक वेट ऑफ A प्लस 4B। तो दो अननोन, दो इक्वेशन सोल्व कर लेंगे, यहां से क्या आ जाएगा, A इज द एटॉमिक वेट ऑफ A और B इज द एटॉमिक वेट ऑफ B।
लिख ली बच्चों? क्वेश्चन बोलता है, एक्वस सॉल्यूशन of non-volatile solid, an aqueous solution of a non-volatile solid boils at 100.17 डिग्री सेल्सियस, है ना। बोलता है कि at what temperature will the solution freeze, at what temperature will the solution freeze, ठीक है। बोलता है an aqueous solution of a non-volatile solid boils at इतना डिग्री सेल्सियस। तो बोलता है किस टेम्परेचर पे वो फ्रीज करेगा, ठीक है। बोलता है केवी का वैल्यू दे रखा है, केवी फॉर वाटर 0.512 और केएफ फॉर वाटर दे रखा है 1.86, ठीक है। बोलता है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। तो एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मतलब क्या हुआ? मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जो वाटर में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाने से बनाया गया है, ठीक है। तो वाटर में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाने से बनाया गया है, ठीक है। और वाटर में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाने से बनाया गया है, ये वाटर है और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाकर बना रहा है। तो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो हो जा रहा है वो 100.17 डिग्री सेल्सियस हो जा रहा है, ठीक है। तो बोलता है इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताओ, ठीक है। देखो तो हम इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कब बता सकते हैं? हम लोग क्या पढ़े बच्चों? तो डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम पढ़े हैं क्या? तो हम लोग डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एम पढ़े हैं। तो डेल टी एफ क्या है? तो दिस इज द टी नॉट एफ माइनस टी एफ बराबर के एफ इंटू एम, है ना। तो ये टी नॉट एफ क्या है? तो टी नॉट एफ इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये तो गिवन है 0, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए। के एफ भी गिवन है 1.86। तो अगर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो पहले मुझे इस सॉल्यूशन का मोलालिटी चाहिए, है ना। तो अगर मुझे इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, तो अगर मुझे इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो पहले मुझे इस सॉल्यूशन का मोलालिटी चाहिए, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का मोलालिटी चाहिए जो कि गिवन नहीं है। अगर आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए, तो अगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो पहले मुझे इस सॉल्यूशन का मोलालिटी चाहिए। तो इस सॉल्यूशन का मोलालिटी चाहिए, लेकिन इस सॉल्यूशन में गिवन नहीं है, है ना। तो हमको इस सॉल्यूशन का मोलालिटी कहां से निकलेगा? पहले हम इस बॉइलिंग पॉइंट से मोलालिटी निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या पढ़े हैं? डेल टीबी बराबर केबी इंटू एम। तो दिस इज द टी नॉट टीबी माइनस टी नॉट बी बराबर केबी इंटू एम। तो टीबी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन 100.17 माइनस 100 बराबर केवी का वैल्यू 0.51 इंटू एम। तो 0.17 अपॉन 0.51 बराबर एम क्या हो जाएगा 1/3। तो मोलालिटी बराबर 1/3 और इस मोलालिटी को यहाँ पे पुट कर दोगे तो 1.86 इंटू 1/3 तो क्या आ जाएगा आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। देखो लिख ली बच्चों, है ना। देखिए
कभी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, कभी कोई थ्योरेटिकली आपसे पूछा जाता है कि ठंड के दिन में कार रेडिएटर में हम इथिलीन ग्लाइकॉल को क्यों ऐड करते हैं। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, कि ठंड के दिन में हम लोग कार रेडिएटर में इथिलीन ग्लाइकॉल को क्यों ऐड करते हैं। देखो, कार रेडिएटर, आप लोग रेडिएटर देखे होंगे, इसमें पानी भराता है। तो मान लेते हैं कि कोई गाड़ी है, अब तो गाड़ी में रेडिएटर में पानी भराता नहीं है, तो क्या भराता है, अब कूलेंट भराता है। तो पहले क्या होता था, रेडिएटर में वाटर भराता था। तो उस रेडिएटर में वाटर जब भराता था तो देखो क्या बोलता है कि कार रेडिएटर में हम लोग ठंड के दिन में क्या करते हैं, उसमें इथिलीन ग्लाइकॉल को क्यों ऐड करते हैं, या फिर किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्यों ऐड करते हैं। तो मान लेते हैं कोई कार रेडिएटर है और उस कार रेडिएटर में वाटर है, और ठंड के दिन में मान लेते हैं कि इस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है ना, और मान लेते हैं कि रात में इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो गया -9 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -9 डिग्री सेल्सियस होगा, वो तो उस रेडिएटर के जितने भी वाटर होंगे वो सब के सब आइस बन जाएंगे। और अगर उस रेडिएटर के वाटर अगर आइस बन जाएंगे तो आइस को क्या कर देगा, वो उस रेडिएटर को क्या करेगा, फाड़ देगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का वाटर का ज्यादा होता है लिक्विड से। तो जैसे उसमें टेम्परेचर घटेगा तो सारा का सारा लिक्विड क्या बन जाएंगे, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जैसे -9 पे पहुंचेगा तो वो सारा का सारा आइस बन जाएगा। तो आइस बन जाएगा तो सारा का सारा रेडिएटर बर्बाद हो जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा कि इस जो वाटर है इसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटाना होगा। मतलब -9 से हमको पता है कि रात में यहाँ पे इस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -9 डिग्री सेल्सियस होने वाला है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उस वाटर के टेम्परेचर को -9 से और कम कर देंगे, -13 कर देंगे। मतलब अब वो वाटर -13 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करेगा। मतलब -9 डिग्री सेल्सियस तक आपका वाटर जो है वो सुरक्षित है, वो आइस नहीं बनेगा। तो हम क्या बोले हैं कि जब अगर फ्रीजिंग पॉइंट घटाना होता है तो उसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने से क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को क्यों ऐड किए हैं, तो इसलिए ऐड किए कि उसके फ्रीजिंग पॉइंट को हम घटा सकें। और फ्रीजिंग पॉइंट घटने से क्या होगा, हमारा कार के जो रेडिएटर है वो प्रिवेंट हो जाएगा, बच जाएगा फ्रीज होने से, है ना, टू प्रिवेंट फ्रीज। तो मतलब अगर आपसे बोले कि हम लोग कहीं पे कार रेडिएटर में हम लोग वाटर क्यों ऐड करते हैं, तो इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि हम उसके फ्रीजिंग पॉइंट को घटा सकें। तो फ्रीजिंग पॉइंट घटाने से क्या होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट घटाने से ये होगा कि उसको हम लोग फ्रीज करने से बचा सकते हैं, मतलब फ्रीज नहीं होगा, है ना, फ्रीज करने से हम बचा सकते हैं, वो फ्रीज नहीं होने देंगे। तो कहीं कहीं ऐसा होगा तो हम लोग क्वेश्चन भी आगे करेंगे, से बोलता है कि हम इसमें कितना वाटर ऐड कर दें, सॉरी इस वाटर में हम कितना इथिलीन ग्लाइकॉल को ऐड कर दें कि हमारा -9 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज नहीं होगा। तो -9 डिग्री सेल्सियस तक फ्रीज नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, उससे अगर थोड़ा भी टेम्परेचर नीचे जाएगा, मतलब -9 पॉइंट से थोड़ा भी टेम्परेचर, -9.1 भी टेम्परेचर होगा, वो फ्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। मतलब -9 डिग्री सेल्सियस तक वो बचा रहा है, तो उसे थोड़ा भी टेम्परेचर नीचे घटेगा वो फ्रीज करने लगेगा। मतलब वही टेम्परेचर क्रिटिकल पॉइंट है, उसी को हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी कहने का मतलब है कि हम लोग इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे कि हमारा क्या हो, फ्रीज होने से उसको बचाया जा सके। ठीक है बच्चों, ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ते हैं।